हेलो एवरीवन, मैं एस के सिन्हा। आज 29 तारीख को शिफ्ट 2 में जो ऑर्गेनिक के पेपर हुए हैं इसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद मैम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगी। लेट अस सी। पेपर आज का जो था इसमें 2-3 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, उनको रिक्रिएट करने में भी काफ़ी समस्याएं हुई हैं, लेकिन ओवरऑल हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कंपाइल कर चुके हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन PHCO, COH, CN एंड पीएच, इस पर अगर HCN का रिएक्शन कराया जाए तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे। तो यहाँ ध्यान देना। तो चूंकि हम लोग जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन देख रहे हैं तो सही मायने में HCN का हम यहाँ एडिशन करा रहे हैं और ये हमारे पास कार्बन है, CO ग्रुप है और यहाँ पर हम HCN को ऐड कराएंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कुछ बातों को और वो बातें बड़े टिपिकल हैं। तो पहला नंबर जब हम यहाँ HCN ऐड कराएंगे तो यहाँ क्या बन रहा है, PHCOH एंड CN एंड CPHOH एंड CN। यहाँ ध्यान दीजिए। अब इसमें कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे इंक्लूडिंग एस्टीरियो। तो बेसिकली एस्टीरियो ही है। बोथ कार्बन आर किराल, दोनों कार्बन किराल हैं और किराल ही नहीं है, दोनों पे ग्रुप भी आइडेंटिकल हैं। यहाँ पर भी PH है, यहाँ भी CN है, यहाँ भी CN है, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है। अब यहाँ दोनों पे किराल है और दोनों पे आइडेंटिकल ग्रुप है। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे कितने प्रोडक्ट होंगे। अब इसमें दो अप्रोच है। मान लिया जाए केस नंबर 1, यहां पर मैं बात कर रहा हूं केस 1। केस 1 कि ये जो हमारे पास कार्बन नंबर 1 है, 2 है, कार्बन नंबर 2 का स्टीरियो केमिस्ट्री अगर पहले से डिफाइंड है। एज्यूम केस 1 C2 स्टीरियो केमिस्ट्री इज डिफाइंड ऑलरेडी। अगर ये पहले से डिफाइंड है मतलब हम कोई भी नया काम कर रहे हैं तो इस कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। व्हाट दिस मीन, इस बात का मतलब क्या है। इस बात का मतलब यह हुआ कि अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन यहां हम देखें, यहां जो भी इसका कॉन्फ़िगरेशन है, R है, S है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, अगर हम यहां रिएक्शन नहीं करा रहे हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन तो फिक्स है। और जब इसका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है तो हम लोगों ने एक नया स्टीरियो सेंटर जनरेट किया और उस नए स्टीरियो सेंटर, यहां ध्यान दीजिए कि आपके जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो बन रहे हैं PH, CH, OH, CN, CPH, OH एंड CN प्लस PHC, CN, OH, CPH, OH, CN। ये ध्यान दीजिए, मतलब ये कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन हमारा फिक्स है और नया किराल सेंटर सिर्फ एक ही बना है। तो कुल मिलाकर के हमारे 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे और इन दोनों के बीच का जो संबंध होगा वो डायस्टीरियोमर का होगा, चूंकि एक किरल कार्बन पहले से फिक्स है। दिस इज 1 पॉइंट। यह ध्यान दीजिए, ये तब लागू होगा अगर यहां पे कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल क्लियर कट डिफाइंड हो। लेकिन केस नंबर 2, अगर हम ये मान लें कि यहां पे स्टीरियो केमिस्ट्री डिफाइंड नहीं है, RS कॉन्फ़िगरेशन हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि हमारे पास 2 आइडेंटिकल किरल कार्बन वाले कंपाउंड बनते हैं और ऐसे केस में हमारे पास 3 ऑप्शन होगा, RR, RS एंड SS।
तो अब सही मायने में इसका जवाब क्या होगा, ध्यान देना। अगर बेटा यहाँ स्टीरियो केमिस्ट्री वेल डिफाइंड है, पहले से साफ साफ कोई नाम भी लिखा हुआ है कि ये किराल है, आर है, एस है, जो भी है, अगर यहाँ चूंकि जो बातें हम लोग तक आती हैं एग्जैक्टली प्रिसाइजली जो क्वेश्चन में यूज होता है वो नहीं आ पाती हैं, तो अगर यहाँ स्टीरियो डिफाइंड दिया हुआ है तो इसका आंसर 2 होगा। लेकिन हम चूंकि जेई मेन की बात कर रहे हैं और मुझे मालूम है कि उनके सोचने के तरीके क्या हैं, तो वहाँ पे अगर उन्होंने इसे अनडिफाइंड माना है तो इसका आंसर 3 होगा। तो ये आंसर हम 3 के साथ ही जाएंगे, क्योंकि इसके बारे में बच्चों ने मुझे परफेक्ट हिंट नहीं दिया है कि वहाँ पे स्टीरियो डिफाइंड बिल्कुल है या नहीं है। ओके, देयरफॉर द आंसर इज 3। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन है, डाटा इसमें एक डाटा सही नहीं मिल पाया है, लेकिन देखते हैं। विथ सोडियम 1.8 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ मोलर मास 182 इवॉल्व 0.672 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप इन द कंपाउंड इज। यहां ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मोलर मास 182 है और वो सोडियम के साथ हाइड्रोजन गैस देता है। कितना देता है? 0.672। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन दिस कंपाउंड इज। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें अपने को क्या थॉट है, तो यहां ध्यान देना कि जो भी अल्कोहल टाइप का कंपाउंड होता है, एसिडिक कंपाउंड हो, अल्कोहल हो, फिनॉल हो या और भी जगह जहां पे OH हो, वो सोडियम के साथ साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। एक OH ग्रुप से कितना मोल निकलेगा? 1 मोल हाइड्रोक्सी ग्रुप से हाफ मोल निकलेगा, क्योंकि एटम इज कंजर्व। मान लिया जाए, एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इस मॉलिक्यूल में N हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो सोडियम के साथ कितने हाइड्रोजन निकलेंगे? तो N/2। N/2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब इसके मोल कितने हैं और हाइड्रोजन के मोल कितने हैं ये पता लगाना। तो यहां दिया हुआ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोल कितना है। 1.82 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, 1.82 डिवाइडेड बाय 182, दिस इज 10⁻⁻² मोल। तो टेक्निकली देखा जाए कि 10⁻⁻² मोल से कितने मोल मिलेंगे, कितने मोल हाइड्रोजन मिलेंगे? 10⁻⁻² इंटू N/2 मोल हाइड्रोजन गैस मिलेंगे, और दिस इज इक्वल टू 0.672 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 67.2 इंटू 10⁻⁻²। इसको आप हटा दें और ये 22 गुना 4 3। तो जवाब क्या मिला? N/2 इक्वल टू 3 और N इक्वल टू 6। ओके, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितना है? 6। तो यहां पे इसका जवाब है 6। तो ये ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है और जानने वाली चीजें हैं कि सोडियम मेटल OH ग्रुप के साथ जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। अगर ये एक मॉलिक्यूल है तो कितना मोल आएगा? 1 मोल है तो कितना मोल आएगा? हाफ मोल। अगर N मोल होता, NOH होता, जो यहां पता लगाना है व्हाट इज नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, दिस इज इक्वल टू N। अगर N है तो N/2 मोल H2 निकलेंगे। ओके, तो ये हमने क्या किया कि यहां पर हमारे पास जो कंपाउंड है उसके मोल कितने हैं
वो वेट दिया है, मॉलिकुलर वेट दिया है, तो दिस इज इक्वल टू 10⁻²⁰ मोल। और यहाँ पर कितने मोल हाइड्रोजन गैस निकल रहे हैं, तो ये भी हमने वॉल्यूम से निकाल लिया कि दिस इज इक्वल टू 0.672 बाई 22.4, दैट इज इक्वल टू 10⁻²। तो कुल मिला के 3 × 10⁻²। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 1 मोल से 3 मोल गैस निकल रहा है। तो भाई NOH से कितने मोल निकलेंगे, N/2 = 3, तो N का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। दिस इज द आंसर, और ये इसका आंसर है। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो मैम अभी आपके सामने डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, देखिए बेटा बच्चों, ये 29 जुलाई 2022 का शिफ्ट 2 का पेपर है, और 2022 का ये जेईई मेंस का बेटा लास्ट पेपर है। 2 क्वेश्चन सर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम इन बिथिनॉल इज। ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है। बिथिनॉल समथिंग इज रिलेटेड टू द सोप। देखिए सोप में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज को इम्पार्ट करने के लिए एक केमिकल सब्सटेंस मिलाया जाता है जिसका नाम है बिथिनॉल। इसको बिथिनल भी बोलते हैं, मतलब यहाँ पर आप ओ की जगह इसमें ए भी ले सकते हैं। अब उन्होंने पूछा था नंबर ऑफ क्लोरीन एटम इन बिथिनॉल इज। तो अब स्ट्रक्चर तो अगर आपने सही से रिकॉल किया होगा ये चैप्टर, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बिथिनॉल। आप देखिए नंबर ऑफ क्लोरीन एटम इसमें कितना आ रहा है, 1 2 3 4, सो द आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट, amylose is insoluble in water. Statement second, amylose is long unbranched chain with more than 200 glucose unit. सबसे पहले हम देखते हैं कि अमाइलोस बेसिकली ये कहाँ से कनेक्ट करना चाह रहा है। देखिए बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है, और अगर आपने स्टार्च का स्ट्रक्चर ध्यान से कभी देखा हो या रीड किया हो तो आपको पता है कि स्टार्च एक्चुअल में 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। स्टार्च का एक जो पार्ट है 10 to 15% पार्ट, इसको हम बोलते हैं अमाइलोस, ठीक है। और रिमेनिंग जो पार्ट होता है 80 to 85%, इसको हम बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन। अब होता है कि स्टार्च एक पॉलीमरिक कंपाउंड है, इसका जो मोनोमर है स्टार्च का, मोनोमर ऑफ द स्टार्च जो है वो होता है अल्फा डी ग्लूकोज। अब जब हम स्टार्च का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं बेटा, तो मोनोमर अल्फा डी ग्लूकोज 2 तरह से स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन स्टार्ट करता है। पहले अल्फा डी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाते हैं और एक लीनियर पॉलीमर फॉर्म करते हैं। इस तरह से देखिए आप, ये देखिए ये अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये सेकंड मॉलिक्यूल। आप देखिए फर्स्ट मॉलिक्यूल में ये जो C1 है यहाँ पर OH रहा होगा, और C4 है यहाँ पर भी H है और यहाँ भी OH रहा होगा। तो C1 और C4 का टोटल मिलाकर H2O बाहर निकला है, ये इस तरह से H2O, और O ने एक लिंक बनाया हुआ है। तो ये जो पार्ट है स्टार्च का, ये अल्फा डी ग्लूकोज से बना हुआ है और एक लीनियर पॉलीमर है, देखिए आप, ठीक है। अब जब ये लीनियर पॉलीमर बनाता है तो हम इसी को बोलते हैं अमाइलोस। ये वाटर में सॉल्युबल होता है। अब ऐसा होता है कि इसका जो सेकंड पार्ट है जो 80 to 85% बनता है, सेम चेन अगर आपके पास नीचे होती है तो एक और जो रिमेनिंग अमाइलोपेक्टिन है वो ब्रांच स्ट्रक्चर बनाता है। और ब्रांच में बॉन्डिंग कैसे होगा बेटा, देखो सेम इसी टाइप का स्ट्रक्चर हमारे साथ नीचे होगा, एक ये इस टाइप के एक ब्रांच एक नीचे होगा। अब ब्रांच में सपोज ये CH2OH और H यहाँ पर नंबर 6 आ रहा है, तो जब अमाइलोपेक्टिन बनता है तो एक स्ट्रक्चर ये ऐसे ही रहता है लीनियर, लेकिन ब्रांचिंग कैसे होती है, एक लीनियर स्ट्रक्चर और यहाँ पर आता है, यहाँ पर C1 का जो OH है और C6 का OH, अब ये बॉन्डिंग कर कर बाहर क्या निकालते, इस तरह से H2O बाहर निकालते, तो यहाँ पर C1 और C6 लिंकेज वापस बन जाता है। तो अमाइलोपेक्टिन में एक ब्रांच बनता है और ब्रांच में लिंकेज कौन सा होता है, C1 एंड C6, और अमाइलोपेक्टिन वाला जो पार्ट है वो इनसॉल्युबल होता है। तो अब देखते हैं हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा आ रहा है बेटा। देखिए ऑप्शन में बोल रहा है कि अमाइलोस इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि अमाइलोपेक्टिन इनसॉल्युबल होता है, अमाइलोस तो सॉल्युबल होता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अमाइलेस इज लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन। यस, अनब्रांच्ड चेन होती है विथ मोर देन 200 ग्लूकोज यूनिट। देखिए स्टार्च एक पॉलीमरिक कंपाउंड है,
अल्फा डी प्लस ग्लूकोज इसका मोनोमर है, और जब अमाइलोज बनता है तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की 200 से लेकर 1000 तक ग्लूकोज की जो यूनिट्स हैं वो कंबाइन होती हैं, तब जाकर इसका अनब्रांच चेन स्ट्रक्चर बनता है। तो यस, स्टेटमेंट सेकंड तो करेक्ट है, बट स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखिए बेटा, विच ऑफ द गिवन इज गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। देखिए पहली बात तो गामा आया है, कॉमन नेम का नंबरिंग आया है अल्फा बीटा गामा। कार्ब एल्डिहाइड हम तब सफिक्स यूज करते हैं जबकि CHO ग्रुप का कार्बन काउंटिंग में नहीं होता है। तो चलिए स्ट्रक्चर्स हम आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए होता क्या है कि सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है, यहाँ CHO ग्रुप है, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप होगा जिसको हम कार्ब एल्डिहाइड बोल रहे होंगे जबकि काउंटिंग में नहीं करेंगे, पर CHO ग्रुप के जस्ट पास वाला कार्बन होगा अल्फा, ना बीटा, इस तरह से हमें नंबरिंग करनी होती है गामा। तो अब इस कंपाउंड में आप देखिए अगर हम ऑप्शन 1 लेते हैं तो ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, हमें क्या लेना है गामा। सेकंड में देखिए आप CHO ग्रुप के जस्ट एडजेसेंट ये अल्फा बीटा गामा, हमसे क्या पूछा गामा मिथाइल, दिस इज द मिथाइल ग्रुप और पोजीशन क्या है गामा। नाउ दिस इज द गामा मिथाइल, ये रिंग क्या है साइक्लोहेक्सेन, और बिकॉज CHO का कार्बन हमने काउंटिंग में नहीं लिया है तो इसका कौन सा सफिक्स यूज करेंगे हम कार्ब एल्डिहाइड। अगर CHO वाला कार्बन हम काउंटिंग में ले लेते तो हम सफिक्स लगाते हैं अल। तो ऑप्शन कौन सा होगा बेटा सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल पॉलीमर। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, कम्स फ्रॉम पॉलीमर। देखिए पॉलीमर का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा गया है। पहला ऑप्शन दे रखा है रेयन, स्टार्च, प्रोटीन एंड रबर। अब देखिए स्टार्च ये प्लांट प्रोडक्ट है, प्रोटीन हमारी बॉडी बिल्डिंग करता है, तो स्टार्च, प्रोटीन और रबर, रबर है एक्चुअली नेचुरल रबर की बात कर कुछ नहीं दे रखा तो आपको कंसिडर करना है नेचुरल रबर। तो देखिए ये तीनों तो नेचुरल पॉलीमर हैं। अगर हम रेयन की बात करते हैं तो रेयन सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होता है। होता क्या है कि जो सेलुलोज होता है, सेलुलोज के अंदर अगर हम सेलुलोज एसीटेट बनाते हैं तो सेलुलोज तो नेचुरल पॉलीमर है, पर अगर हम सेलुलर एसीटेट फॉर्म कर देते हैं तो सेलुलोज एसीटेट ये सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है और इसी को हम रेयन बोलते हैं बेटा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया इट्स नॉट अ नेचुरल पॉलीमर। ऑब्वियस सी बात है कि रेयन नेचुरल पॉलीमर नहीं है, ये हाफ नेचुरल और हाफ सिंथेटिक है। नाउ सेलुलोज एसीटेट को ही हम बोलते हैं रेयन। तो आंसर हमारा कौन सा होगा फर्स्ट। देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है रिएक्शन का। यहाँ पर आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है MgEt डाइथाइल ईथर, सेकंड D2 हो, मेजर प्रोडक्ट बनाना है। देखिए जो स्ट्रक्चर दे रखा है और जो कंडीशंस आपको दे रखी है उसके अंदर ये क्या है अल्काइल हैलाइड है, और आपको पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं, व्हेन RX रिएक्ट विथ Mg in presence of dry ether then it gives RMgX। तो बिल्कुल वही प्रोडक्ट यहाँ बनने वाला है। देखिए यहाँ पर जो Br है उसके पहले क्या आने वाला है Mg। तो नो डाउट हमारे पास ये पहले क्या बना हुआ है, देखिए आप ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास आने वाला है इस तरह से कुछ आने वाला है, ये यहाँ पर होगा MgBr, मतलब ये हमने बना लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नाउ इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को सेकंड पार्ट में आपको रिएक्शन किससे करवाना है D2O से। यहाँ पर रिएक्शन होने वाली DOD D2O, तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला देखिए MgBrO2 यहाँ से बाहर निकलने वाला है और यहाँ पर आने वाला है D। तो जो प्रोडक्ट हमारे पास बनने वाला है अब वो इस तरह से होगा, यहाँ पर होगा D। ठीक है, प्रोडक्ट हमने बना लिया है। एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक है बेटा प्रोडक्ट में। देखिए प्रोडक्ट में हमारे पास ये रिएक्टेंट ही थोड़ा हमने सही ड्रॉ नहीं किया है, इसी को हम चेंज करके वापस ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर इस तरह से ग्रुप बना हुआ है ये, और यहाँ पर आपके पास कार्बन है, तो यहाँ पर हमारे पास था Br। नाउ दिस विल बी रिएक्ट विथ Mg in presence of diethyl ether। नाउ यहाँ पर बनने वाला है MgBr,
और इसको हमने रिएक्ट करवाया है DOD से, D2O से। तो अब MgBrOH बाहर निकलने वाला है और यहाँ पर ना जो प्रोडक्ट है आपका वो आने वाला है D। ठीक है, पूछा क्या है हमसे, ऑप्शंस दे रखे हैं आपके पास, ये देखिए ये ऑप्शंस दे रखे हैं आपके पास और पूछा है कायरल, कायरल, ए कायरल, ए कायरल। ऑप्शन 1 देखिए, ऑप्शन 1 में आप ये वाला देखिए हमारे प्रोडक्ट से मैच कर रहा है बेटा, ये वाला देखिए आप, यहाँ जो कार्बन है इस पर एक बैलेंसी पर ये CH3 लगा हुआ है, ड्यूटेरियम लगा हुआ है, यहाँ आइसोप्रोपाइल और एक बैलेंसी पर क्या आएगा H। तो ऑब्वियसली ये वाला कार्बन क्या होगा, कायरल सेंटर, तो आंसर क्या होगा, कायरल। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, which of the following oxides of nitrogen damage plant leaves and retard photosynthesis। ये 11th क्लास में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। देखिए एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स होते हैं लाइक NO2, नाइट्रेट, NO2 प्लस, ये सारे ऑक्साइड्स एटमॉस्फेयर में बनते रहते हैं। अगर हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 की बात करें तो अगर इसका कंसंट्रेशन हाई होता है तो हाई कंसंट्रेशन पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या करता है कि ये प्लांट की लीव्स को डैमेज कर देता है एंड फोटोसिंथेसिस की रेट को भी रिटार्ड कर देता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हमारा होगा 2, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने 2 फिगर बने हुए हैं बेटा। आप स्टेटमेंट 1 में एक फिगर बनाया हुआ है और दिया हुआ है कि इसको A कंसीडर करा हुआ है, बोल रहे A इज ऑप्टिकली एक्टिव। स्टेटमेंट 2 में अगेन एक फिगर आपके सामने आ रहा है और बोल रहा है कि इच मिरर इमेज ऑफ A। चलिए चेक करते हैं हम। देखिए ऑप्शन A में ये जो कार्बन है यहाँ पर जो H है वो डैश डैश पर है, इमेज थोड़ी क्लियर नहीं है यहाँ पर, तो NO2 ग्रुप नंबर 1 होगा, H क्या होगा नंबर 4 ऑलरेडी डैश डैश पर है। कार्बन की दोनों बैलेंसीज पर जो ग्रुप लगे उनको थोड़ा हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर C है, ये कार्बन का ग्रुप इस साइड है, इस साइड है, तो आप देखिए ये कार्बन का बैलेंस इधर इधर मीन्स इसका H कहाँ होगा, इस साइड होगा, H अपोजिट साइड आया हुआ तो ये है E। यहाँ पर देखिए C दोनों H सेम साइड आ रहे हैं तो ये क्या होगा Z। ठीक है, आप देखिए अगर हम नोमेनक्लेचर का सिस्टम देखते हैं तो E और एक Z ले लेते हैं, R एंड S ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम अल्फाबेटिकली प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग नंबर दे रहे होते हैं। E नंबर 1 होगा तो Z नंबर 2 होगा, R नंबर 1 होगा, S नंबर 2 होगा, अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग नंबर 1 2 3 4 दे रहे होते हैं। तो आप देखिए 1 तो नाइट्रोजन है इसलिए सबसे पहले आना है, H LPG 4 आना है। इन दोनों में आप देखिए E और Z में आप सबसे पहले किसको देंगे, 1 को प्रायोरिटी देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर हमारा E क्या बनेगा 2 और Z क्या बन जाएगा 3। अब एरो लगाइए आप 1 से 2 एंड 2 से 3 की साइड, तो देखिए एरो इस साइड से मूव करेगा बेटा, यहाँ पर हमारा कायरल सेंटर ये वाला है, तो देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो यहाँ पर जो ग्रुप होगा ये वाला कायरल सेंटर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट चल रहा है, तो ये क्या है S। तो S है तो पक्का एज ऑप्टिकली एक्टिव है, मीन्स स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट में आपको वापस एक फिगर दे रखा है, यही वाले फिगर को कॉपी करा है। देखिए यहाँ पर होगा 1 और ये कितना होगा 2। यहाँ पर हम इन दोनों को अगर देखते हैं तो C आ रहा है, देखिए ये सेम डायरेक्शन में आ रहा है, H दोनों का सेम डायरेक्शन में होगा, ये ग्रीन पेन से हमने लिया हुआ है C दोनों का, तो ये बन गया हमारा Z। और यहाँ पर C है, H का होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ये क्या बन गया अब E। अब आप करिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए इसके लिए चेंज कर लेते हैं, हम ग्रीन वाला नंबर कर लेते हैं सारा, सो दैट आपको क्लियरिटी रहेगी। ये हमारे पास 1 है और ये क्या है 4। E वाला आपके लिए कितना रहेगा 2 और Z वाला कितना रहेगा 3। आप करिए 1 से 2 और 2 से 3 की साइड, तो ये रोटेशन ऐसे चलेगा बेटा, और अगर ये रोटेशन ऐसे चला है तो ये कैसा होगा R। तो देखिए ऊपर वाला फिगर S था, नीचे वाला फिगर क्या है R है, मतलब R और S आपस में क्या है मिरर इमेज है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला, इच मिरर इमेज ऑफ A, तो इट इज अगेन करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, मतलब आंसर क्या होगा 3rd।
नेक्स्ट देखिए, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हिंसबर्ग रिएजेंट। ये अमाइंस के 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस को सेपरेट करने के लिए हम हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज करते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ऑप्शन 1 में आपको दे रखा है, पर ठीक से अगर किसी को रिएजेंट याद हो, थोड़ा कंफ्यूजिंग करने के लिए अदर ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, बट बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज हिंसबर्ग रिएजेंट। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट। तो इस तरह से बेटा जेईई मेंस 2022 कंप्लीट होता है। ये लास्ट पेपर हमने डिस्कस किया है। पेपर का लेवल ज़्यादा टफ नहीं था, इट्स अ मॉडरेट। आई होप आपने बहुत ही अच्छा पेपर सॉल्व किया होगा। और चलिए, आप सक्सेसफुली पेपर आपने कर ही लिया है, एडवांस की प्रिपरेशन करिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बेटा।